हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल टॉप देव एजुकेशन हब। आज हम 10th साइंस में चैप्टर नंबर जो 15 है आवर एनवायरनमेंट ये करेंगे। तो सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या होता है इसके बारे में हमें पता होना चाहिए। देखिए, सबसे पहले एनवायरनमेंट क्या है। एनवायरनमेंट इज द सम टोटल ऑफ ऑल प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, जिनको हम बायोटिक फैक्टर बोलते हैं, विद ऑल नॉन लिविंग फैक्टर्स, एबायोटिक कंपोनेंट्स या एबायोटिक फैक्टर्स। यानी कि एनवायरनमेंट है, इसके अंदर बायोटिक और एबायोटिक फैक्टर्स होते हैं। बायोटिक फैक्टर में हमारे पास आते हैं कोई भी प्लांट है, एनिमल है, माइक्रोब यानी कोई भी लिविंग बींग्स। और एबायोटिक फैक्टर में क्या आता है, वहाँ का फिजिकल एनवायरनमेंट आता है। जो टेम्परेचर है, प्रेशर है, सोयल है, लाइट है, ये सारे एबायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। ये सभी मिलकर के एनवायरनमेंट की फॉर्मेशन करते हैं। ये पिक्चर दिखाई गई है एनवायरनमेंट की। अब यहाँ से एनवायरनमेंट से रिलेटेड कुछ और कैरेक्टर भी करते हैं हम। क्या क्या है, ध्यान से देखें। सबसे फर्स्ट, लिविंग बींग्स ऑलवेज इंटरेक्ट विद ईच अदर एज वेल एज विद द नॉन लिविंग थिंग्स इन द एनवायरनमेंट। कि जो लिविंग बींग्स हैं वो आपस में इंटरेक्ट करते हैं, और वहाँ पर जो नॉन लिविंग थिंग्स हैं, जो एबायोटिक फैक्टर हैं, उनके साथ भी इंटरेक्ट करते हैं। एनवायरनमेंट के अंदर होता क्या क्या है। एनवायरनमेंट कंसिस्ट ऑफ मिक्सचर ऑफ गैसेज एंड पार्टिकल्स इंक्लूडिंग नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर। ये सारी चीज़ें एनवायरनमेंट के अंदर पाई जाती हैं। अब यहाँ पर जो गैसेज हैं और जो मिनरल्स हैं, किस प्रकार से यहाँ पर रोटेट करते हैं। नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर आर चेंज फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर इन सेपरेट बायो जियोकेमिकल साइकिल्स। कि हमारे यहाँ पर नाइट्रोजन, कार्बन, ऑक्सीजन, वाटर या और जो भी केमिकल्स हैं, जो भी मिनरल्स हैं, वो बायो जियोकेमिकल साइकिल के द्वारा एक रूप से दूसरे रूप में बदलते रहते हैं। Biogeochemical cycles is the pathway by which a chemical substance moves through biotic and abiotic component of the environment। ये biogeochemical cycles क्या हैं? ये वो पाथवे हैं जिनके द्वारा जो केमिकल सब्सटेंस हैं वो नेचर के अंदर, एनवायरनमेंट के अंदर मूव करते रहते हैं। 9th क्लास में हमने किया था कार्बन साइकिल, वाटर साइकिल, वो सारे के सारे इसी में आते हैं। तो ये हमने एनवायरनमेंट के बारे में किया। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा बायोडिग्रेडेबल एंड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं। तो ध्यान से देखें, अब इंपॉर्टेंट टॉपिक है। पहली बात तो ये है, यहाँ पे एग्जाम्पल अच्छे से करेंगे। कई बार क्या है, एग्जाम्पल देके क्वेश्चन पूछ लेता है, डेफिनेशन से डायरेक्ट क्वेश्चन आएगा ही। बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस, सब्सटेंसेस विच आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस। वो सब्सटेंस जो बायोलॉजिकल प्रोसेस के द्वारा डिकम्पोज हो जाते हैं, सिंपल सब्सटेंस में टूट जाते हैं, उनको हम बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंसेस विच आर ब्रोकन डाउन बाय बायोलॉजिकल प्रोसेस आर सेड टू बी बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। एग्जाम्पल हमारे आसपास देखते हैं, प्लांट एंड एनिमल वेस्ट है, पेपर है, वुड है, इस प्रकार के बहुत से ऐसे एग्जाम्पल हैं जो बायोडिग्रेडेबल के हैं। अब ये पिक्चर दिखाई गई है कोई भी एनिमल है, अगर उसकी डेथ हो जाती है तो क्या देखते हैं, कुछ टाइम बाद जो उसके पार्टिकल्स हैं, बोन्स को छोड़ के बाकी सारे वो मिट्टी में ही मिल जाते हैं। तो ये हमारे पास है बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेस। ये भी हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है ये भी इंपॉर्टेंट रहेगा, ध्यान से देखें। यानी कि ऐसे सब्सटेंस जो डिकम्पोज नहीं होते, बैक्टीरिया के द्वारा, फंगस के द्वारा जो डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। सब्सटेंसेज विच आर नॉट ब्रोकन डाउन बाय बैक्टीरिया और सेप्रोफाइट्स आर कॉल्ड नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज। वो सब्सटेंस जो बैक्टीरिया के द्वारा, सेप्रोफाइट्स के द्वारा डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहेंगे। एग्जाम्पल प्लास्टिक है, मेटल्स हैं, ग्लास हैं। तो ये सारे के सारे क्या हैं, ये आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, नेचर के अंदर लंबे समय तक बने रहते हैं, तो इनको हम नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस कहते हैं। यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है, डिस्पोजल ग्लास जो यूज करते हैं हम, ये तो ये क्या है, नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास जो सब्सटेंस है उनके ब्रेकडाउन के लिए कुछ ना कुछ केमिकल्स, कुछ एंजाइम चाहिएंगे। तो ध्यान से देखिए, हम enzymes which are used in the degradation of the substance are specific in their action, and specific enzymes are needed for the breakdown of a particular substrate, and that's why all bacteria cannot decompose all kind of waste। ये इसका मतलब क्या है कि अभी हमने दो टाइप के सब्सटेंस स्टडी किए हैं, एक तो बायोडिग्रेडेबल और एक नॉन बायोडिग्रेडेबल। तो इसने क्या बताया कि जो सब्सटेंस को डिकम्पोज करते हैं, जो एंजाइम, वो स्पेसिफिक होते हैं एक्शन के अंदर, वो हर टाइप के
सब्सटेंस को डिकम्पोज नहीं कर पाते, क्योंकि अपने काम के प्रति क्या है, विशेष हैं वो। इसलिए हम कुछ मटेरियल तो ऐसे हैं जो डिकम्पोज हो जाते हैं और कुछ मटेरियल ऐसे हैं जो डिकम्पोज नहीं हो पाते। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास रहेगा नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर एक्टेड अपॉन बाय फिजिकल प्रोसेस। अब जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, यानी कि जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, उनके ऊपर बैक्टीरिया, फंगस, ये तो काम करते नहीं, लेकिन फिजिकल प्रोसेस से वो प्रभावित होते हैं, हीट से, प्रेशर से, इनके द्वारा उनमें थोड़ा बहुत चेंज लाया जा सकता है। नेक्स्ट हमारे पास है नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज आर इनर्ट, कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस वो इनर्ट होते हैं। इनर्ट मींस वो रिएक्शन शो नहीं करते, लंबे समय तक यहाँ पर मेंटेन रहते हैं, बने रहते हैं, पॉल्यूशन कोज करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है अंडर सर्टेन कंडीशंस, कुछ विशेष परिस्थितियों में नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंसेज कैन परसिस्ट फॉर अ लॉन्ग टाइम एंड कैन आल्सो हार्म द वेरियस मेंबर्स ऑफ द इकोसिस्टम, कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस है तो उनको हम यहाँ से रिमूव नहीं करेंगे, उनको डिस्पोज नहीं करेंगे अच्छे से, तो ये लंबे समय तक हमारे नेचर में बने रहेंगे और इकोसिस्टम के जो मेंबर्स हैं उनको प्रभावित करेंगे। तो ये हमारे पास है कि बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस क्या होते हैं और उनके करैक्टर क्या है, किस प्रकार से प्रभावित करते हैं। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है इकोसिस्टम, कि इकोसिस्टम क्या होता है। तो ध्यान से समझें इकोसिस्टम के बारे में। अभी हमने स्टडी किया था एनवायरनमेंट के बारे में, तो वहां पर हमारे पास बायोटिक कंपोनेंट थे, एबायोटिक कंपोनेंट थे, तो उसी से रिलेटेड है, ध्यान से देखें। ecosystem, all organisms such as plants, animals, microorganisms and human beings interact with the non-living physical surrounding in an area called as ecosystem, कि सभी ऑर्गेनिज्म हैं, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, प्लांट हो, एनिमल हो, माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो, वो क्या करता है, अपने आसपास जो दूसरे और ऑर्गेनिज्म पाए जाते हैं, अपना जो फिजिकल एनवायरनमेंट है उनके साथ इंटरेक्ट करता है, और ये सभी मिलकर के इकोसिस्टम की फॉर्मेशन करते हैं। तो यहाँ पर कुछ इकोसिस्टम के ये एग्जांपल दिखाए गए हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमारे पास है कंपोनेंट्स ऑफ इकोसिस्टम। इकोसिस्टम के दो कंपोनेंट होते हैं, कौन से हैं? नंबर 1 है एबायोटिक कंपोनेंट और नंबर 2 है बायोटिक कंपोनेंट। अब एबायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं और बायोटिक कंपोनेंट कौन से होते हैं, ये हम चेक करेंगे। ध्यान से देखें, इंपॉर्टेंट है ये भी, इसके ऊपर भी इंपॉर्टेंट राइट करें अच्छे से, कि ये हमारे पास बायोटिक और एबायोटिक कंपोनेंट है, ये भी इंपॉर्टेंट है। तो एबायोटिक कंपोनेंट्स, इसके अंदर जो फिजिकल फैक्टर्स आते हैं जो हमारे नेचर के, वो इसके अंदर आएंगे। द एबायोटिक कंपोनेंट्स ऑफ द इकोसिस्टम आर, क्या क्या है, अंडरलाइन करें अच्छे से, लाइट, टेम्परेचर, रेनफॉल, विंड, सोयल एटसेट्रा। ये हमारे पास एबायोटिक कंपोनेंट्स रहेंगे। कुछ फिगर दिखा रखे हैं, लाइट, रेनफॉल, सोयल, ये हमारे पास एबायोटिक फैक्टर हैं। और बायोटिक कंपोनेंट में कौन से आएंगे, जो लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे आसपास हैं, जो हमारे नेचर के अंदर, इकोसिस्टम के अंदर जो पाए जाते हैं लिविंग कंपोनेंट्स, वो सारे के सारे बायोटिक कंपोनेंट कहलाते हैं। सो बायोटिक कंपोनेंट ऑफ इकोसिस्टम आर प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये कि इकोसिस्टम के कंपोनेंट क्या क्या होते हैं। अब कुछ एग्जाम्पल दिखाए गए हैं इकोसिस्टम के। वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम आर, इकोसिस्टम के एग्जाम्पल क्या क्या हैं, तो ध्यान से देखें, यहां से भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। वेरियस एग्जाम्पल्स ऑफ इकोसिस्टम आर, क्या क्या है, फॉरेस्ट, पॉन्ड्स, गार्डन्स, क्रॉप फील्ड्स। तो ये कुछ इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। तो यहाँ पे देख सकते हो फॉरेस्ट दिखाया गया है इकोसिस्टम, यहाँ पे पॉन्ड दिखाया गया है। अब इकोसिस्टम हमारे पास बहुत से हैं और इनमें से कुछ नेचुरल हैं, कुछ सिंथेटिक हैं। तो इसी प्रकार से नेक्स्ट इकोसिस्टम गार्डन दिखाया गया है और यहाँ पर ये क्रॉप फील्ड दिखाया गया है। अब जो इकोसिस्टम है जो नेचर के अंदर अपने आप बनते हैं उनको नेचुरल इकोसिस्टम बोलते हैं, और जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार किया जाते हैं उनको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम बोलते हैं। तो ये दोनों जो पिक्चर हैं, गार्डन और क्रॉप फील्ड, ये आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। जो फॉरेस्ट था वो नेचुरल इकोसिस्टम है। तो ध्यान से देखिए, हम नेक्स्ट हमारे पास रहेगा नेचुरल इकोसिस्टम क्या होता है। एन इकोसिस्टम which is formed due to the result of interaction between organism and the environment, कि जो ऑर्गेनिज्म है और वहाँ का जो एनवायरनमेंट है, जो नेचर है, उनके अंदर अपने आप जो इकोसिस्टम बनता है उसको हम नेचुरल इकोसिस्टम कहते हैं। एग्जाम्पल अभी बताए थे, जैसे फॉरेस्ट है, फॉरेस्ट हमारा क्या है, नेचुरल इकोसिस्टम है। इसके अलावा जो इकोसिस्टम ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, क्रॉप फील्ड है, गार्डन है, ये नेचर के अंदर एज इट इज एग्जिस्ट नहीं करते, लेकिन ह्यूमन बींग्स इनको तैयार करता है। तो इन इकोसिस्टम को आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहा जाता है। ध्यान से देखें,
एन इकोसिस्टम विच इज क्रिएटेड बाय ह्यूमन बींग्स एंड डिड नॉट एग्जिस्ट नेचुरली। ऐसे इकोसिस्टम जो ह्यूमन बींग्स के द्वारा तैयार किए जाते हैं, नेचुरली यहाँ पर नहीं पाए जाते, उनको हम आर्टिफिशियल इकोसिस्टम कहते हैं। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एग्जाम्पल क्या क्या है। तो एग्जाम्पल देखें ध्यान से। यहाँ पे जो फॉरेस्ट है, पॉन्ड्स हैं, ये नेचर के द्वारा बनाए जाते हैं, तो ये नेचुरल इकोसिस्टम है। और इसके अलावा गार्डन्स हैं, क्रॉप फील्ड्स हैं, ये हमारे पास आर्टिफिशियल इकोसिस्टम के एग्जाम्पल हैं। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा एक्वेरियम। एक्वेरियम क्या होता है? एक्वेरियम क्या है? एक तो आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है, सबसे पहले तो ये बात ध्यान रखें। एक्वेरियम क्या है? आर्टिफिशियल इकोसिस्टम है। होता क्या है एक्वेरियम? एक ग्लास कंटेनर फिल्ड विद वाटर। ग्लास कंटेनर होता है, पानी भरा होता है इसके अंदर, इन विच फिश एंड वाटर एनिमल्स आर केप्ट। इसके अंदर फिश हैं, वाटर एनिमल्स हैं, वो रखे जाते हैं। तो ये जो हमने टॉपिक किया है इकोसिस्टम का, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और यहाँ से इसके कंपोनेंट भी और इकोसिस्टम के फिर जो टाइप हैं, आर्टिफिशियल इकोसिस्टम, नेचुरल इकोसिस्टम, इनके एग्जाम्पल ये भी इंपॉर्टेंट हैं। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कि जो बायोटिक कंपोनेंट्स होते हैं, वहाँ पर जो ऑर्गेनिजम्स हैं उनके टाइप। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं, कंज्यूमर्स क्या होते हैं और डीकम्पोजर्स क्या होते हैं, ध्यान से चेक करेंगे। तो सबसे पहले ध्यान से देखें यहाँ पे कि जो ऑर्गेनिज्म है, ऑर्गेनिजम्स आर ग्रुप्ड एज, कि यहाँ पे जो जीव हैं उनको हमने प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स में डिवाइड कर दिया है। किस हिसाब से? बेस्ड ऑन द मैनर इन विच दे ऑब्टेन देयर सब्सटेंस फ्रॉम द एनवायरनमेंट। यहाँ पे ए आएगा, ये सब्सटेंस की स्पेलिंग ठीक कर लेना ये तो यहाँ से SUBSTANCE, ये स्पेलिंग अच्छे से राइट कर लेना भाई। कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो अपना भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं एनवायरनमेंट से, उसी के अनुसार हमने जीवों को 3 पार्ट में डिवाइड कर दिया है, प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स। यहाँ पे फूड भी बोल सकते हैं हम सब्सटेंस की जगह, कि अपना फूड कैसे तैयार करते हैं। तो यहाँ से ध्यान से देखिए हम प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स और डीकम्पोजर्स के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रोड्यूसर्स की, कि प्रोड्यूसर्स क्या होते हैं। प्रोड्यूसर्स जो ग्रीन प्लांट्स हैं उनको प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो इस प्रकार से क्या डेफिनेशन रहेगी, ध्यान से देखें। ऑल ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस, वो सभी जीव जो फोटोसिंथेसिस से अपना भोजन तैयार कर सकते हैं, यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन, यानी कि सोलर एनर्जी का यूज करके, एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल, और वहाँ पर जो ग्रीन पिगमेंट होता है क्लोरोफिल लीव्स के अंदर है, वो एनर्जी को, सन की एनर्जी को एब्जॉर्ब करेगा और उसके द्वारा अपना भोजन तैयार करेंगे, आर कॉल्ड प्रोड्यूसर। तो ऐसे जीवों को हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। कि ऑल ऑर्गेनिजम्स विच कैन प्रिपेयर देयर ओवन फूड बाय फोटोसिंथेसिस यूजिंग द एनर्जी ऑफ सन एब्जॉर्ब बाय क्लोरोफिल ऑफ द लीव्स आर कॉल्ड प्रोड्यूसर्स। एग्जाम्पल क्या क्या आते हैं इसमें? जैसे ग्रीन प्लांट्स हैं, ग्रीन प्लांट्स। तो ग्रीन प्लांट्स क्या करते हैं, इनके अंदर क्या है क्लोरोफिल होता है, ब्लू ग्रीन एल्गी है, ब्लू ग्रीन एल्गी, ये कुछ एग्जाम्पल है प्रोड्यूसर्स के। ब्लू ग्रीन एल्गी यानी कि जिनके अंदर क्लोरोफिल होता है, वो अपना जो फूड है वो प्रिपेयर करते हैं फोटोसिंथेसिस के द्वारा, उनको हम प्रोड्यूसर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है प्रोड्यूसर्स की। और प्रोड्यूसर्स को हम ऑटोट्रोप्स भी बोलते हैं। तो प्रोड्यूसर्स आर आल्सो कॉल्ड ऑटोट्रोप्स। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा अब कि कंज्यूमर्स क्या होते हैं। अब जो प्रोड्यूसर्स ने जो भोजन तैयार किया है, ऐसे जीव जो उस भोजन को डायरेक्टली और इनडायरेक्टली यूज करें, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम कंज्यूमर्स कहते हैं। हम कंज्यूमर्स हैं, गाय, भैंस, भेड़, बकरी, सारे के सारे क्या हैं? कंज्यूमर्स हैं। ध्यान से देखिए अब नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है कंज्यूमर्स। द ऑर्गेनिजम्स विच कंज्यूम द फूड प्रोड्यूस्ड बाय प्रोड्यूसर्स, ऐसे जीव जो प्रोड्यूसर्स के द्वारा तैयार किए गए भोजन का यूज करते हैं, आइदर डायरेक्टली और इनडायरेक्टली। वो डायरेक्ट डिपेंड भी कर सकते हैं और इनडायरेक्ट भी डिपेंड कर सकते हैं। इसका मतलब क्या है? डायरेक्टली का मतलब जैसे कोई गाय भैंस है, वो क्या करते हैं? डायरेक्ट प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं, तो वो डायरेक्टली डिपेंड है प्रोड्यूसर्स पर। लेकिन हम बात करें लॉयन की, टाइगर की, वो डायरेक्टली डिपेंड नहीं करते। वो किन पे डिपेंड करते हैं? वो उन जीवों पे डिपेंड करते हैं जो प्रोडक्ट्स का, प्लांट प्रोडक्ट्स का यूज करते हैं। वो इनडायरेक्ट हो गया। अब यहाँ पर देखें ध्यान से, कंज्यूमर्स हैं, इनको हम आगे 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। तो कंज्यूमर्स कैन बी क्लासिफाइड इनटू, कंज्यूमर्स को क्लासिफाई किया जा सकता है प्राइमरी कंज्यूमर से, सेकेंडरी कंज्यूमर, टर्सरी कंज्यूमर। किसके अनुसार?
बेस्ड ऑन देयर मोड ऑफ ए न्यूट्रिशन, कि वो भोजन किस प्रकार से प्राप्त करते हैं। इनके अनुसार कंज्यूमर्स को हम 3 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। अब वन बाय वन इन तीनों को स्टडी करेंगे कि प्राइमरी कंज्यूमर्स क्या हैं, सेकेंडरी कंज्यूमर क्या हैं, टर्सरी कंज्यूमर क्या हैं। ध्यान से देखें, ऑल हार्बिवोर्स यानी कि सारे के सारे शाकाहारी, एंड सम पैरासाइट्स, कुछ पैरासाइट्स हैं वो प्राइमरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल रैबिट विच इट्स ग्रास, जो रैबिट है जो घास खाता है, ये और शाकाहारी, इसमें हमारे पास हम काऊ लिख सकते हैं, बफेलो लिख सकते हैं, गोट लिख सकते हैं, वो सारे के सारे क्या हैं, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं, क्योंकि ये क्या करेंगे, जो डायरेक्ट प्लांट प्रोड्यूस का ये यूज करते हैं। नेक्स्ट पे आ जाए, इसके बाद हमारे पास रहेगा सेकेंडरी कंज्यूमर्स। तो स्मॉल कॉर्निवोर्स जो हैं, मैनी स्मॉल कॉर्निवोर्स, जो छोटे मांसाहारी हैं और कुछ पैरासाइट्स हैं, वो सेकेंडरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल देखो स्नेक का दिखाया गया है, ये हमारे पास क्या सेकेंडरी कंज्यूमर है। एग्जाम्पल स्नेक विच ईट्स रैबिट्स, जो रैबिट्स का यूज करता है या दूसरे और छोटे जीवों का यूज करता है। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, ये स्नेक चेक कर ला भाई, यहाँ पे जो स्नेक है यहाँ पे फ्रॉग लिख लेना, फ्रॉग, फ्रॉग, स्नेक विच ईट्स फ्रॉग। नेक्स्ट रहेगा हमारे पास टर्सरी कंज्यूमर। तो टर्सरी कंज्यूमर क्या रहेंगे, लार्ज कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स। अब कार्निवोर्स तो पता है मांसाहारी, जो दूसरे जीवों का यूज करेंगे, मीट का यूज करेंगे, मीट फ्लैश खाएंगे। ओमनिवोर्स क्या होते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो प्लांट्स और एनिमल्स दोनों के प्रोडक्ट का यूज करते हैं, उनको ओमनिवोर्स बोलते हैं, सर्वाहारी बोलते हैं। तो लार्ज कार्निवोर्स एंड ओमनिवोर्स आर टर्सरी कंज्यूमर्स, ये टर्सरी कंज्यूमर्स कहलाते हैं। एग्जाम्पल इसमें है आउल, उल्लू। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा, ये हमने किया कि कंज्यूमर जो हमारे पास है 3 टाइप के हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी एंड टर्सरी। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा डीकम्पोजर्स, ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इंपॉर्टेंट लिखे हैं इसके ऊपर कि डीकम्पोजर्स क्या होते हैं। तो डीकम्पोजर्स क्या है, नाम से पता चल रहा है डीकम्पोज, ऐसे सब्सटेंस, ऐसे ऑर्गेनिज्म जो यहाँ पर नेचर के अंदर डीकम्पोजिशन का काम करते हैं, जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस होते हैं उनको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करने का काम करते हैं, उनको हम डीकम्पोजर्स बोलते हैं। तो ध्यान से देखें, द ऑर्गेनिजम्स विच ब्रेक डाउन द डेड रिमेन्स एंड वेस्ट प्रोडक्ट्स ऑफ ऑर्गेनिज्म आर कॉल्ड डीकम्पोजर्स। ऐसे ऑर्गेनिज्म जो डेड रिमेन्स हैं या वेस्ट प्रोडक्ट है, प्लांट एनिमल, जो उनके वेस्ट मटेरियल है यानी कि ऑर्गेनिक मटेरियल है, उसको डीकम्पोज करते हैं, उसको सिंपल सब्सटेंस में कन्वर्ट करते हैं, सोइल में मिक्स करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम डीकम्पोजर्स कहते हैं। एग्जाम्पल इसमें फंगी, बैक्टीरिया, ये इसके एग्जाम्पल हैं, एग्जाम्पल राइट करें, फंगी है, बैक्टीरिया है, ये हमारे पास क्या रहेंगे, डीकम्पोजर्स के एग्जाम्पल रहेंगे। अब यहाँ पे पिक्चर दिखाई गई है फंगस की, ये हम देख सकते हैं, हमारे आसपास देखते हैं फंगस, ये क्या है, डीकम्पोजर का काम करती है। करते क्या है ये डीकम्पोजर्स, ये बताया था कि डीकम्पोजर्स ब्रेक डाउन द कम्प्लेक्स ऑर्गेनिक सब्सटेंस इनटू सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस। ये सिंपल जो कम्प्लेक्स सब्सटेंस है उनको सिंपल इनऑर्गेनिक सब्सटेंस में कन्वर्ट कर देते हैं, यानी कि कम्प्लेक्स सब्सटेंस को सिंपल में कन्वर्ट करते हैं इन द सोयल विच इज यूज बाय द प्लांट, यानी कि उनको प्लांट के अंदर यानी सोयल में मिक्स कर देंगे और उन न्यूट्रिएंट को फिर प्लांट क्या है वो अपने रूट्स के द्वारा एब्जॉर्ब कर लेंगे। तो ये इंपॉर्टेंट टॉपिक था डीकम्पोजर्स का। नेक्स्ट पे आ जाए हम, नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास रहेगा फूड चेन। फूड चेन क्या है, ध्यान से समझे। अब ये फूड चेन भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ध्यान से समझे फूड चेन क्या है। ए फूड चेन इज ए सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म, कि फूड चेन क्या है, जीवों का समूह है, सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म है, वेयर ऑल द ऑर्गेनिजम्स आर डिपेंडेंट ऑन नेक्स्ट ऑर्गेनिज्म एज ए सोर्स ऑफ फूड। इसमें जो प्रत्येक जीव है वो दूसरे पर डिपेंड रहेगा फूड के लिए। अब यहाँ पर द सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म टेक पार्ट एट वेरियस बायोटिक लेवल टू फॉर्म ए फूड चेन, कि यहाँ पर हमारे पास बायोटिक लेवल में बहुत से ऑर्गेनिज्म हैं जो इस फूड चेन में हिस्सा लेते हैं। ईच स्टेप ऑफ ए फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉपिक लेवल। अब इसका सिंपल सा एग्जांपल समझते हैं पहले। जैसे मान लें मैंने यहाँ पे लिख दिया ग्रास, ग्रास, और ग्रास के बाद यहाँ लिख दिया मैंने गोट, और उसके बाद मैंने लिख दिया टाइगर। तो ये एक फूड चेन हो गया, क्योंकि यहाँ पर जो ग्रास है उसको फूड के रूप में कौन यूज करेगा, गोट यूज करेगा, और गोट को फूड के रूप में यूज कौन करेगा, टाइगर। तो इस प्रकार से जो सीरीज बनती है इसको हम बोलते हैं फूड चेन, यानी कि सीरीज ऑफ ऑर्गेनिज्म जहाँ पे एक जीव दूसरे पे डिपेंड करता है फूड के लिए, उस सीरीज को हम फूड चेन कहते हैं। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है जो ईच स्टेप है,
ईच स्टेप ऑफ फूड चेन फॉर्म ए ट्रॉपिक लेवल। तो ये ट्रॉपिक लेवल का क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है, अलग से क्वेश्चन भी आ जाता है ये कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है। तो जो प्रत्येक स्टेप है फूड चेन का, ये हमारे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है ग्रास, गोट हमारे पास सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, टाइगर हमारे पास थर्ड ट्रॉपिक लेवल है। यानी कि ईच स्टेप ऑफ फूड चेन उसको हम ट्रॉपिक लेवल बोलेंगे। अब ट्रॉपिक लेवल के टाइप ध्यान से देखिए, 4 टाइप हमारे पास हैं। जो प्रोड्यूसर्स हैं, जो ग्रीन प्लांट्स हैं, उनको हम फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल कहेंगे। सेकंड हमारे पास प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं यानी कि हार्बिवोर्स, उनको हम सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे रखेंगे। जो हमारे पास सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं यानी कि स्मॉल कॉर्निवोर्स हैं, वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल की फॉर्मेशन करते हैं। और जो टर्सरी कंज्यूमर्स हैं यानी कि लार्जर कार्निवोर्स हैं, वो हमारे पास फोर्थ ट्रॉपिक लेवल की फॉर्मेशन करते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट है अलग से कि ट्रॉपिक लेवल क्या होता है और उसके लेवल है उनको हमें रिप्रेजेंट करना है। तो यहाँ पर प्रोड्यूसर हैं वो फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, प्राइमरी कंज्यूमर्स हैं वो सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएंगे, और उसके बाद सेकेंडरी कंज्यूमर्स हैं वो थर्ड ट्रॉपिक लेवल पे, और टर्सरी कंज्यूमर है वो फोर्थ ट्रॉपिक लेवल पे रहेंगे। इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये भी। अब यहाँ पर जो प्रोड्यूसर्स हैं उनकी संख्या मैक्सिमम होती है। प्रोड्यूसर्स हैव द मैक्सिमम नंबर ऑफ इंडिविजुअल्स। अब ये वेरियस ट्रॉपिक लेवल दिखाए गए हैं, तो देखो ध्यान से, प्रोड्यूसर्स, प्राइमरी कंज्यूमर्स, सेकेंडरी कंज्यूमर्स एंड टर्सरी कंज्यूमर्स। तो ये हमारे पास फर्स्ट ट्रॉपिक लेवल है, ये हमारे पास सेकंड ट्रॉपिक लेवल है, ये हमारे पास थर्ड ट्रॉपिक लेवल है, और ये हमारे पास फोर्थ ट्रॉपिक लेवल है। अब यहाँ पर कई बार क्वेश्चन पूछ लेता है, कोई भी एक एग्जाम्पल दे देगा वो कि टाइगर कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आता है, टाइगर कौन से ट्रॉपिक लेवल पे आता है। तो हम ये देखेंगे टाइगर यहाँ पर कहाँ पर आएगा, तो टाइगर यहाँ पर टर्सरी कंज्यूमर्स में आता है, मीन टाइगर बिलोंग्स टू फोर्थ ट्रॉपिक लेवल। इसी प्रकार से उसने दे दिया कि रैबिट कहाँ आता है, रैबिट किस ट्रॉपिक लेवल पे आता है, तो हमें इसका आंसर बताना है। अब तो यहाँ से क्या रहेगा कि रैबिट कहाँ आएगा, इस पे आएगा, प्राइमरी कंज्यूमर है ये, तो यहाँ पर ये सेकंड ट्रॉपिक लेवल पे आएगा। तो इस प्रकार से हमें क्या करना है कि उनकी जो ट्रॉपिक लेवल है उनकी पोजीशन के अनुसार देखेंगे कि फूड चेन में कहाँ है, फिर उनको कौन सा ट्रॉपिक लेवल हम बोलेंगे। नेक्स्ट, अब बात है एग्जाम्पल ऑफ फूड चेन। फूड चेन के एग्जाम्पल यहाँ पे देखो, ग्रास, इंसेक्ट्स, फ्रॉग, स्नेक, ईगल। यानी कि इंसेक्ट है ग्रास का यूज करेंगे, फ्रॉग है इंसेक्ट का यूज करेंगे, स्नेक है वो फ्रॉग को यूज करेंगे भोजन के रूल, और ईगल है वो स्नेक का यूज करेगा। तो एक फूड चेन की फॉर्मेशन हो गई है। तो यहाँ पे क्या लिखा है, ग्रास इज ईटन बाय इंसेक्ट्स, ग्रास इंसेक्ट के द्वारा खाया जाएगा, एंड फ्रॉग ईट द इंसेक्ट, मेंढक फिर क्या करेगा, इंसेक्ट को खाएगा, कीड़े मकोड़ों को खाएगा। विच इन टर्न्स आर ईटन बाय द स्नैक्स, और उन फ्रॉग को कौन खा जाएगा, फिर स्नैक सांप खा जाएंगे, एंड ईगल्स ईट द स्नैक्स, फिर ईगल्स है वो क्या, सांप को खाएगा। देख फूड चेन की फॉर्मेशन ये हो रही है। नेक्स्ट, अब इसी की पिक्चर दिखाई गई है यहाँ पर। तो यहाँ पर ये भी देख सकते हो कि ग्रास है, इंसेक्ट्स है, फ्रॉग है, स्नैक है, ईगल है, ये एक फूड चेन की फॉर्मेशन करते हैं। नेक्स्ट, फ्लो ऑफ एनर्जी टेक प्लेस फ्रॉम वन कंपोनेंट ऑफ द फूड चेन टू अनदर। यानी कि एक जीव से दूसरे में यहाँ पर क्या होता है कि फूड चेन जो एनर्जी है वो ट्रांसफर होती है। अब यहाँ पे एक एग्जांपल और दिखाया गया है। यहाँ पर सेकंड फूड चेन का एग्जांपल क्या दिखाया गया है कि अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी। सबसे पहले यही लिख लें कि यहाँ पे अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी क्या है, वो सन है। अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, यहाँ पर जो भी हमारे पास एक्टिविटी हो रही है, जो हमें फूड मिल रहा है, तो वहाँ पे एनर्जी का सोर्स क्या है, नेचर के अंदर एक्टिव अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी, वहाँ पे आंसर रहेगा हमारा सन, कि सन के कारण ही सभी को एनर्जी मिलती है किसी न किसी रूप में, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट। तो अल्टीमेट सोर्स ऑफ एनर्जी में हमारा आंसर रह जाएगा सन। अब बात करते हैं फूड चेन के सेकंड एग्जांपल की। तो यहाँ पे हमारे पास सन है, सन एनर्जी का, सोलर एनर्जी का यूज करके प्लांट्स फोटोसिंथेसिस करेंगे, यहाँ से जो फूड प्रिपेयर होगा डियर उसको यूज करेगा, और उसके बाद यहाँ पे लोइन इसको यूज करेगा। तो ये स्पेलिंग चेक कर लेना एक तो यहाँ पर हमारे पास ये क्या है, फूड चेन की फॉर्मेशन हो गई है। तो इस प्रकार से बहुत सी फूड चेन हो सकती है, 2 फूड चेन हमने स्टडी की। नेक्स्ट हमारे पास आ जाएगा जो ऑटोट्रोप्स हैं वो कितनी एनर्जी लेते हैं। ध्यान से देखें, जो टोटल एनर्जी सन से आती है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यहाँ पर जो नेक्स्ट लिखा गया है, ये क्या है, ध्यान से देखें। द ऑटोट्रोप्स कैप्चर 1% सोलर एनर्जी, इसको अंडरलाइन करें अच्छे से, 1%। ऑटोट्रोप्स कैप्चर 1% ऑफ एनर्जी प्रेजेंट इन द सनलाइट एंड कन्वर्ट इट इनटू केमिकल एनर्जी। कि जो ऑटोट्रोप्स हैं, ऑटोट्रोप्स का मतलब प्रोड्यूसर, मोस्टली ग्रीन प्लांट्स हैं, और भी बहुत से हो सकते हैं जिनके अंदर क्लोरोफिल हो। तो वो क्या करते हैं, सूर्य की जितनी एनर्जी आती है, सोलर एनर्जी आती है, उसमें सिर्फ 1% को ही कैप्चर कर पाते हैं, 1% को रिसीव कर पाते हैं, और उस 1% से ही फिर उसको केमिकल एनर्जी में कन्वर्ट करते हैं, और उसी से सारा संसार चलता है ये। और द केमिकल एनर्जी फ्रॉम देन फ्लो टू द हेटरोट्रोप्स एंड डिकम्पोजर्स,
और फिर ये 1% सोलर एनर्जी से जो फूड प्रिपेयर हुआ है वही फिर आगे हेटरोट्रोप्स में और डीकम्पोजर में ट्रांसफर होता है। नेक्स्ट, इसके बाद हमारे पास है व्हेन ग्रीन प्लांट्स आर कंज्यूम्ड बाय द प्राइमरी कंज्यूमर्स। अब जब ग्रीन प्लांट्स हैं उनको प्राइमरी कंज्यूमर्स यूज करेंगे, ए ग्रेट अमाउंट ऑफ एनर्जी इज लॉस्ट एज हीट टू द एनवायरमेंट, तो वहाँ से बहुत सी एनर्जी है वो हीट के रूप में वहाँ पे लॉस हो जाती है। एंड रेस्ट ऑफ द एनर्जी इज यूज्ड अप बाय द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म फॉर डाइजेशन, ग्रोथ एंड रिप्रोडक्शन, और कुछ एनर्जी, बाकी जो एनर्जी है वहाँ पर डाइजेशन के लिए, ग्रोथ और रिप्रोडक्शन के लिए यूज हो जाती है। अब बची हुई कितनी एनर्जी है, एन एवरेज ऑफ 10% ऑफ फूड इज टर्न इनटू इट्स ओवन बॉडी व्हिच इज अगेन कंज्यूम्ड बाय द सेकेंडरी कंज्यूमर्स। अब वहां से टोटल 90% एनर्जी लगभग यूज हो जाती है, सिर्फ 10% एनर्जी ही बचती है जो आगे सेकेंडरी कंज्यूमर उनका यूज कर पाते हैं। इसको हम लॉ ऑफ 10% बोलते हैं। इसका मतलब क्या है, ये दोनों पॉइंट इंपॉर्टेंट है कि लॉ ऑफ 10% क्या है। ध्यान से देखें, यहाँ पर मान लिया कि ये सन है, इससे जो एनर्जी है, और यहाँ पे हमारे पास प्लांट्स हैं, इसके बाद यहाँ पे हमारे पास मान लिया मैंने गोट लिख दिया, यहाँ पे मैंने लिख दिया टाइगर। अब मान लिया कि सोलर एनर्जी से, सन से इसने 100 जूल एनर्जी की फॉर्मेशन की। अब यहाँ से 100 जूल में से जो गोट इसको यूज करेगा तो यहाँ पर इसके पास नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल के लिए केवल 10% एनर्जी अवेलेबल होगी, बाकी एनर्जी तो खुद के कामों में यूज हो जाएगी। और इस प्रकार इसको कितना है, 1 जूल, यानी कि नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे सिर्फ 10% एनर्जी का ट्रांसफर होता है, बाकी एनर्जी या तो लॉस हो जाती है या फिर खुद के कामों में यूज हो जाती है। इसी को बोलते हैं लॉ ऑफ 10%। अब इस प्रकार से जब 10% का लॉ लगता है तो हमारा जो फूड चेन है उसके अंदर 4 या 5 लेवल ही होते हैं। क्या लिखा, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एक फूड चेन में कितने लेवल होते हैं या कितने ट्रॉपिक लेवल होते हैं। तो ध्यान से देखें, एट द 4th ट्रॉपिक लेवल, अगर 4th ट्रॉपिक लेवल की बात करें, वेरी लेस अमाउंट ऑफ यूजेबल एनर्जी रिमेन्स, बहुत कम एनर्जी बचती है, एज द एनर्जी विच फ्लो फ्रॉम वन लेवल टू अनदर इज वेरी लिटल, यानी कि एक से दूसरे में आगे ट्रांसफर होने के लिए बहुत कम एनर्जी मिलती है। इसलिए हमारे जो फूड चेन होते हैं उनके अंदर 4 या 5 लेवल ही होते हैं, उसके बाद एनर्जी बहुत कम रहती है, इसलिए ज़्यादा लेवल उनके नहीं बन पाते। तो ये दोनों ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है यहाँ पर कि लॉ ऑफ 10% क्या है और फूड चेन में हमें 3 या 4 लेवल ही अच्छे से क्यों होते हैं, उसके बाद एनर्जी कम बचती है इसलिए। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाएं। नेक्स्ट हमारे पास है कि हम जो भोजन करते हैं वहाँ पर हमारी बॉडी के अंदर बहुत से हार्मफुल केमिकल्स एंटर करते रहते हैं। तो ये केमिकल्स हैं 2 टाइप के हो सकते हैं, बायोडिग्रेडेबल और नॉन बायोडिग्रेडेबल। लेकिन मोस्टली जो हम केमिकल्स यूज करते हैं एग्रीकल्चर के अंदर वो नॉन बायोडिग्रेडेबल होते हैं, जिसकी वजह से क्या है, उनकी जो अमाउंट है वो हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होती रहती है। तो इसको बोलते हैं बायोमैग्निफिकेशन। तो ध्यान से देखिए, नेक्स्ट टॉपिक भी हमारे पास इंपॉर्टेंट है। तो ये टॉपिक हमारे पास इंपॉर्टेंट है, बायोमैग्निफिकेशन। ध्यान से समझें कि केमिकल्स में एंटर अवर बॉडीज, कि केमिकल्स हमारी बॉडी के अंदर एंटर कर सकते हैं तो फूड चेन के द्वारा। अब यहाँ पे टर्म आती है कि बायोमैग्निफिकेशन क्या होता है। तो बायोमैग्निफिकेशन इज द प्रोसेस इन विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म ऑफ 4th ट्रॉपिक लेवल। कि इट ऐसा प्रोसेस है जहां पर क्या होता है कि जो कंसंट्रेशन है केमिकल्स की, और केमिकल्स भी कौन से हैं, ये नॉन बायोडिग्रेडेबल, लिख सकते हैं यहाँ पे कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल होगा तो वो तो बॉडी से एक्सक्रीट हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। नॉन बायोडिग्रेडेबल लिख ले साइड में, नॉन बायोडिग्रेडेबल, कि जो नॉन बायोडिग्रेडेबल सब्सटेंस हैं, केमिकल्स हैं, उनकी कंसंट्रेशन हमारी बॉडी के अंदर इंक्रीज होती रहती है, हमारी बॉडी के अंदर इकट्ठा होते रहते हैं, वो इसको बायोमैग्निफिकेशन बोलते हैं। तो दोबारा सुने, इट इज द प्रोसेस इन विच मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ केमिकल्स, और केमिकल्स के ब्रैकेट में लिख देंगे नॉन बायोडिग्रेडेबल, गेट एक्यूमुलेटेड इन द बॉडी ऑफ ऑर्गेनिज्म, जीवों के शरीर में इकट्ठा होता रहेगा 4th ट्रॉपिक लेवल पर। इसको क्या बोलेंगे, बायोमैग्निफिकेशन। हर ट्रॉपिक लेवल पे आएगा वैसे तो, लेकिन नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे जितना नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल आएगा उतनी ज़्यादा उनकी संख्या बढ़ती जाएगी। अब यहाँ पर पेस्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड यानी कि पेस्ट को, कीड़े मकोड़ों को मारने के लिए जो केमिकल्स यूज करते हैं क्रॉप के अंदर, पेस्टिसाइड्स यूज टू प्रोटेक्ट द क्रॉप फ्रॉम पेस्ट्स आर वाश्ड अवे इन द वाटर बॉडीज और इनटू द सोयल। जो पेस्टिसाइड यूज करते हैं खेतों के अंदर वो वाटर बॉडीज के अंदर, पानी के सोर्स के अंदर चले जाते हैं। उसके बाद क्या रहेगा, प्लांट्स एंड एक्वेटिक एनिमल्स एब्जॉर्ब द केमिकल्स फ्रॉम द सोयल। अब जो प्लांट्स हैं, एक्वेटिक एनिमल्स हैं, वो उस सोयल से, वाटर से
क्या करेंगे, केमिकल्स को एब्जॉर्ब कर लेंगे, विच देन एक्यूमुलेट इन द बॉडी ऑफ टर्सरी ऑर्गेनिज्म, फिर क्या है वो टर्सरी ऑर्गेनिज्म के बॉडी में स्टोर हो जाएंगे, इकट्ठा हो जाएंगे। ह्यूमन बींग्स ऑक्यूपाई द टॉप ट्रॉपिक लेवल, ह्यूमन बींग से सबसे ऊपर आता है ट्रॉपिक लेवल में। सो मैक्सिमम अमाउंट ऑफ केमिकल्स एक्यूमुलेट्स इन द बॉडी ऑफ ह्यूमन बींग्स, इसलिए सबसे ज़्यादा जो हार्मफुल केमिकल्स होते हैं वो ह्यूमन बींग्स की बॉडी के अंदर ही पाए जाते हैं। तो ये टॉपिक हमारे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था, बायोमैग्निफिकेशन। इसमें सिंपल सा हमें ये याद रखना है कि हार्मफुल केमिकल्स हैं वो किसी जो जीव हैं उनके बॉडी के अंदर इकट्ठा होते रहेंगे, और सबसे ज़्यादा इकट्ठा होते हैं ह्यूमन बींग्स के अंदर, क्योंकि ह्यूमन बींग्स ट्रॉपिक लेवल में सबसे ऊपर आता है, वो सभी प्रकार के जीवों का यूज करता है भोजन के लिए। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास है फूड चेन, फूड वेब, सॉरी फूड वेब। अब तक हमने फूड चेन किया था, लेकिन हम नेचर में ये देखते हैं कि फूड चेन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, एक जीव को खाने वाले अनेक जीव होते हैं, यानी कि इंटरकनेक्टेड फूड चेन होती हैं, और उनको हम फूड वेब बोलते हैं। तो ध्यान से देखें, अब फूड वेब इज ए नेटवर्क ऑफ फूड चेन। फूड वेब क्या है, एक नेटवर्क है फूड चेन का, वेयर ऑल द चेन्स आर नेचुरली इंटरकनेक्टेड, जहाँ पे सारे के सारे चेन हैं वो नेचुरली जुड़ी होती हैं। उसके बाद ईच ऑर्गेनिज्म इज जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पर प्रत्येक जीव है वो ईच ऑर्गेनिज्म जनरली ईटन बाय 2 और मोर काइंड ऑफ ऑर्गेनिज्म, यहाँ पे प्रत्येक जीव हो 2 या 2 से ज्यादा टाइप के जीवों को द्वारा खाया जाता है। विच आर अगेन ईटन बाय सेवरल अदर ऑर्गेनिज्म, उनको फिर कोई दूसरे जीव खा लेंगे। एंड सो इंस्टेड ऑफ स्ट्रेट लाइन फूड चेन, यहाँ पर सीधी फूड चेन होने की बजाय सीरीज ऑफ ऑर्गेनिजम्स डिपेंडेंट ऑन द अनदर फूड कैन बी शोन बाय ब्रांच लाइंस विच इज कॉल्ड फूड वेब। तो यहाँ पे ब्रांच में फूड चेन बनती हैं जिनको हम फूड वेब कहते हैं। इसके बाद फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि जो फ्लो ऑफ एनर्जी है वो यूनिडायरेक्शनल है, कि फ्लो ऑफ एनर्जी इन फूड चेन इज यूनिडायरेक्शनल। वंस इट रीचेज द नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल, यानी कि एक बार एनर्जी नेक्स्ट ट्रॉपिक लेवल पे आ गई तो इट डज नॉट कम बैक अगेन, तो ये वापस नहीं आएगी। फॉर एग्जाम्पल एनर्जी विच पासिस टू द हार्बिवोर्स, जो एनर्जी हार्बिवोर्स के पास चली गई है डज नॉट कम बैक अगेन टू ऑटोट्रोप्स, वो दोबारा से ऑटोट्रोप्स या प्रोड्यूसर के पास नहीं आएगी। सॉरी। तो यहां से हमारे पास फूड वेब की डेफिनेशन क्या है, और एनर्जी का जो ट्रांसफर वो यूनिडायरेक्शनल है, वापिस एनर्जी ट्रांसफर नहीं होती। दो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। नेक्स्ट पे आ जाएं। अब यहाँ पे फूड चेन और फूड वेब दिखाए गए हैं। तो यहाँ पे देखो ये फूड चेन, लेकिन फूड चेन कभी भी स्ट्रेट नहीं होती, यहाँ पे इंटरकनेक्टेड होती है फूड चेन, इनको हम फूड वेब बोलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास है, इसके बाद हमारे पास रहेगा ओजोन लेयर, जो है हमारी ओजोन डिप्लीशन, कि ओजोन लेयर है किस प्रकार से हमारे लिए जरूरी है और क्यों ये नष्ट हो रही है, ये सारा हम करेंगे। तो देखिए ध्यान से, ओजोन डिप्लीशन। तो ओजोन इज ए मॉलिक्यूल फॉर्म बाय 3 एटम्स ऑफ ऑक्सीजन। तो सबसे पहला क्वेश्चन तो यही है कि ओजोन है ये ऑक्सीजन के 3 एटम से मिलकर बना है, इसका फॉर्मूला होता है O3। अब यहाँ पर हमारे पास ऑक्सीजन के 2 ऑटोट्रोप्स हो गए, 2 आइसोटोप हो गए। एक तो हमारे पास O2 और एलोट्रोप 2 है हमारे पास, एक O2 और एक O3। तो यहाँ पर जो ऑक्सीजन है ये एसेंशियल है लाइफ प्रोसेस के लिए, लेकिन ओजोन है वो पॉइजनस गैस है। अगर नेचर के अंदर यहाँ पर ऑक्सीजन है तो वो तो हमारे लिए जरूरी है, लाइफ प्रोसेस के लिए जरूरी है, लेकिन अगर ओजोन यहाँ पे अवेलेबल होगी लोअर एटमॉस्फेयर में तो पॉइजन का काम करेगी, जहर का काम करेगी। अब ये पॉइजन है तो फिर हमारे लिए इंपॉर्टेंस क्यों है, ये यहाँ पर हमारे लिए पॉइजन का काम करती है, लेकिन अपर एटमॉस्फेयर में तो ये हमारे लिए प्रोटेक्शन का काम करती है। तो इंपॉर्टेंस क्या है ओजोन लेयर की, इंपॉर्टेंस ऑफ ओजोन लेयर। तो ध्यान से देखें, एट हायर लेवल ऑफ एटमॉस्फेयर, यानी कि हायर एटमॉस्फेयर पर इट शील्ड द सरफेस ऑफ द अर्थ फ्रॉम द यूवी रेज, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन। इसको अंडरलाइन करें अच्छे से कि अपर एटमॉस्फेयर में क्या करता है, ये सन से आने वाले जो हार्मफुल रेडिएशंस हैं उनको एब्जॉर्ब कर लेता है, विच इज हाईली डेंजरस टू ऑर्गेनिजम्स। ये ऑर्गेनिज्म के लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदायक है। एंड इट कैन कोज स्किन कैंसर हैं, कैटरैक्ट हैं, और स्किन की और डिजीज हैं, बहुत सी डिजीज है, डेथ ऑफ माइक्रोब है। इसके अलावा प्लांट प्रोडक्शन कम हो जाएगा। यानी कि यूवी रेज के बहुत से नुकसान हैं। लिख सकते हैं क्या क्या है, स्किन कैंसर लिखा है, कैटरैक्ट लिख सकते हैं, कैटरैक्ट कि यूवी रेडिएशंस क्या क्या कंडीशन अगर आएंगे तो क्या क्या नुकसान होगा, स्किन कैंसर लिखा है, कैटरैक्ट है, डेथ ऑफ माइक्रोब्स,
डेथ ऑफ ए माइक्रोब्स, डेथ ऑफ ए माइक्रोब्स। म्यूटेशन, म्यूटेशन होता है चेंज इन डीएनए सीक्वेंस, डीएनए सीक्वेंस में चेंज आ सकता है। लो प्रोडक्टिविटी, लो प्रोडक्टिविटी, ये सभी हैं जो यूवी रेज है उनके इफेक्ट हैं ये, अगर ये धरती पर आएंगी तो, अर्थ की सरफेस पर आएंगी तो यहाँ पर इनसे बचाता है हमें। ये ओजोन लेयर क्या करती है, हमारे एटमॉस्फेयर में क्या है, एक प्रोटेक्टिव लेयर की फॉर्मेशन करती है, जिसकी वजह से ये यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेता है। कम क्वांटिटी यहाँ पर पहुँचती है यूवी रेज की। तो यहाँ पे देख सकते हो सन से जो यूवी रेज आ रही हैं, यहाँ पर जो अर्थ है, अर्थ के सर पे यहाँ पे ओजोन लेयर है, तो ओजोन लेयर क्या करेगी, इन यूवी रेज को एब्जॉर्ब कर लेगी, अर्थ के ऊपर नहीं आने देगी। तो इसके है इंपॉर्टेंस या इसका फंक्शन क्या है। अब ओजोन लेयर बनती कैसे है, फॉर्मेशन ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर, कि जो ओजोन है वो नेचुरल तरीके से ही एटमॉस्फेयर के अंदर बनती रहती है, तो उसका प्रोसीजर क्या है वो समझेंगे ध्यान से। द यूवी रेडिएशन से स्प्लिट अपार्ट सम मोलिकुलर ऑक्सीजन O2 इंटू फ्री ऑक्सीजन, यानी कि यहाँ पर जो ऑक्सीजन है नेचर के अंदर, जैसे यहाँ पे यूवी रेडिएशंस गिरेंगी तो यहाँ पे स्प्लिट हो जाएगा O2, ऑक्सीजन के सिंगल एटम में कन्वर्ट हो जाएगा, जिनको हम नेसेंट ऑक्सीजन बोलते हैं। इसके बाद विच देन कंबाइन विद द मोलिकुलर ऑक्सीजन टू फॉर्म ओजोन, और ये जो नेसेंट ऑक्सीजन आया है ये ऑक्सीजन के मोलिक्यूल के साथ जुड़ के ओजोन की फॉर्मेशन कर लेता है। तो इस प्रकार से यूवी रेडिएशंस के द्वारा नेचुरल तरीके से एटमॉस्फेयर के अंदर ओजोन है वो बनती रहती है। नेक्स्ट हमारे पास है ODS। नेक्स्ट क्या है, ODS। तो सबसे पहले लिखिए ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। ODS क्या है, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज, फुल फॉर्म लिख लें इसको, ओजोन डिप्लीटिंग सब्सटेंसेज। इट मीन्स ऐसे सब्सटेंस जो ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो इसमें CFC इंपॉर्टेंट क्या है, इसमें CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स ए सिंथेटिक केमिकल्स विच इज यूज्ड एज रेफ्रिजरेंट एंड फायर एक्सटिंग्विशर हैज बीन लिंक्ड फॉर द शार्प ड्रॉप ऑफ ओजोन इन द एटमॉस्फेयर। यानी कि CFC है, ये क्या करता है, ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाता है, और इन कंपाउंड्स को हम फ्रियोन्स भी बोलते हैं। अब यहाँ पर एक तो CFC हो गया ODS में, इसके अलावा हम इसमें लिख सकते हैं जो एरोसोल्स वगैरह यूज करते हैं, एरोसोल्स। इसके अलावा और क्या है, सुपरसोनिक जो जेट है, सुपरसोनिक जो जेट है ये भी ओजोन लेयर को नुकसान पहुंचाते हैं। तो तीनों पॉइंट इसमें राइट कर सकते हैं। सबसे इंपॉर्टेंट हमारे CFC है, एरोसोल्स हैं, उसके बाद सुपरसोनिक जेट है, और ये क्या है, ओजोन लेयर को नष्ट करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास इंटरनेशनल कन्वेंशन ऑन ओजोन डिप्लेशन। अब इससे पहले एक बात है कि ओजोन डिप्लेशन का मतलब क्या है, ओजोन होल बोलते हैं हम, ओजोन होल। ओजोन होल का मतलब क्या है, पहले ये देखें सभी। ओजोन होल का मतलब है कि जो ओजोन लेयर है उसकी थिकनेस कम हो गई है, डिक्रीज इन थिकनेस, डिक्रीज इन थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, इसको ओजोन होल बोलेंगे हम, डिक्रीज इन ए थिकनेस ऑफ ओजोन लेयर, कि जो ओजोन लेयर की मोटाई है वो कम हो गई है, इसको हम क्या बोलते हैं, ओजोन होल बोलते हैं। अंटार्कटिका के ऊपर इसको अब्जॉर्ब किया गया है, चेक नोटिस किया गया है कि यहाँ पर इसकी अंटार्कटिका, ये स्पेलिंग चेक करते हैं, तो अंटार्कटिका के ऊपर क्या गया, इसको चेक किया गया, वहाँ पे ऑब्जर्व किया गया कि ओजोन जो लेयर है उसकी मोटाई कम हो गई है, उसी को हम ओजोन होल कहते हैं। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है इंटरनेशनल कंसर्न्स ऑन ओजोन डिप्लेशन, कि जो ओजोन लेयर नष्ट हो रही है तो इसके लिए इंटरनेशनल लेवल पर क्या कदम उठाए गए हैं। तो ध्यान से देखें, ये भी इंपॉर्टेंट है कि ओजोन लेयर जो नष्ट हो रही है उसको लिए क्या कदम उठाए गए हैं। इन 1987 द यूनाइटेड नेशन एनवायरनमेंट प्रोग्राम UNEP सक्सेड इन फॉरेन एग्रीमेंट टू फ्रीज CFC प्रोडक्शन एट 1986 लेवल, 1986। तो यहाँ पर 1987 में UNEP एक वहाँ पे मीटिंग हुई, उन्होंने ये वहाँ पर एग्रीमेंट किया कि CFC का प्रोडक्शन जितना हो चुका है उसको 1986 का जो लेवल उसको मेंटेन करने की कोशिश करेंगे। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था हमारे पास ओजोन लेयर से रिलेटेड। नेक्स्ट हमारे पास है वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन। नेक्स्ट हमारे पास रहेगा वेस्ट प्रोडक्शन एंड देयर सॉल्यूशन। वेस्ट हमारे आसपास डेली बनता रहता है। अब द हाउस होल्ड वेस्ट इज कॉल्ड गार्बेज। सबसे पहला तो ये है कि जो हाउस होल्ड वेस्ट है, घरेलू जो कचरा है, उसको क्या बोलते हैं हम, गार्बेज बोलते हैं। Heaps of garbage is heaped all over the place in the town, city,
विच कैन अफेक्ट द एनवायरमेंट बैडली, यानी जो कचरे के ढेर हैं, गंदगी के ढेर हैं हमारे आसपास शहरों में, गाँव में हमें देखने को मिलते हैं, जो हमारे एनवायरमेंट को प्रभावित करते हैं। गार्बेज कॉजेज डैमेज टू द लोकल इकोसिस्टम, वहाँ का जो इकोसिस्टम है उसको भी एक जो गार्बेज है प्रभावित करता है। गार्बेज इफ टोस्ट इनटू वाटर, यदि गार्बेज है पानी के अंदर जाएगा तो वहाँ पे वाटर पोल्यूशन कॉज करेगा। इट ट्रेवल्स लॉन्ग डिस्टेंसेज इन विद वाटर करंट एंड विंड विच कैन डायरेक्टली अफेक्ट द एक्वेटिक लाइफ। और गार्बेज है यदि वाटर के अंदर जाएगा तो वाटर पोल्यूशन होगा, वहाँ से एक्वेटिक लाइफ डिस्ट्रॉय हो जाएगी, जलीय जीवन है वो नष्ट हो जाएगा। इन लैंड गार्बेज, यदि अर्थ के ऊपर कहीं भी हम फेंकेंगे कचरे को, ये कोज लैंड पोल्यूशन, ये लैंड पोल्यूशन कोज करेगा। एंड कैन हार्म और किल एनिमल्स, वहाँ पर जो एनिमल्स हैं उनको नुकसान पहुंचा सकता है, उनको मार सकता है। सर्व एज ए हाउस ऑफ बैक्टीरिया, और यहाँ पे बहुत से माइक्रोब्स प्रोड्यूस होते हैं कचरे के अंदर। एंड आल्सो कैन स्टार्ट फायर, और इस गंदगी में कई बार आग भी लग जाती है। तो नेक्स्ट हमारे पास है, ये देखो कचरे के ढेर दिखाए गए हैं, ये देखो गार्बेज। तो हमारे आसपास भी हमें इस ऐसे जो गंदगी है वो देखने को मिल जाती है। तो वेस्ट को डिस्पोज कैसे करें, मेथड्स ऑफ वेस्ट डिस्पोजल। वेस्ट डिस्पोजल का क्या मेथड है, तो सबसे पहले है रिसाइकलिंग। रिसाइकलिंग हमें पता है कि बहुत से केमिकल्स ऐसे होते हैं, जो बहुत से सब्सटेंस है जो वेस्ट आते हैं, उसमें क्या है कि वो दोबारा से यूज हो सकते हैं, उनको इंडस्ट्री के अंदर सेंड करेंगे, उनको दोबारा से वो नए आर्टिकल्स में कन्वर्ट कर देंगे, इसको रिसाइकलिंग बोलते हैं। कंपोस्टिंग, कंपोस्टिंग जो देसी खाद बनाने का जो प्रोसेस है, वहाँ पर जो हमारे पास बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है, बायोडिग्रेडेबल वेस्ट उसको क्या करेंगे, जो कंपोस्ट है उसमें कन्वर्ट हमें कर देंगे। अब यहाँ पर जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उसको तो हम कंपोस्ट में कन्वर्ट करेंगे। रिसाइकलिंग में कौन से आते हैं, इसमें नॉन बायोडिग्रेडेबल वेस्ट आते हैं, जो नॉन बायोडिग्रेड जो आसानी से डिकम्पोज नहीं होते, उनको हम क्या करते हैं फिर उनकी हम रिसाइकलिंग करते हैं, उनको इंडस्ट्री के अंदर भेज के उनके नए आर्टिकल उनसे बना सकते हैं। इंसिनरेशन, इनसिनरेशन ये क्या है, इसमें क्या है कि कचरे को जलाया जाता है हाई टेम्परेचर पर, उससे उसका अमाउंट कम हो जाता है, यानी कि बर्निंग ऑफ वेस्ट एट हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पर हम कचरे को जलाएंगे तो वहाँ से एस बचेगा, एस एस होती है राख, यानी कि हमारे पास कचरा ज़्यादा होगा लेकिन राख कम बचेगी, तो उससे क्या है वेस्ट का जो अमाउंट है वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास ये थर्ड पॉइंट है। फोर्थ पॉइंट हमारे पास है लैंडफिल्स। लैंडफिल्स क्या है कि हमारे आसपास जो गड्ढे हैं, आसपास ऊंची नीची जगह है, उनको समतल करने के लिए भी इसका यूज किया जा सकता है। फिफ्थ पॉइंट हमारे पास है सेवेज ट्रीटमेंट। एसटीपी सेवेज ट्रीटमेंट प्लांट होते हैं जहाँ पर जो हमारे पास डोमेस्टिक वेस्ट होता है, जो पानी के साथ बह के आ जाता है, उनको रिमूव किया जाता है। और नेक्स्ट हमारे पास है बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्लांट होते हैं जहाँ पर हम जो बायोडिग्रेडेबल वेस्ट है उससे बायोगैस की प्रोडक्शन करते हैं, जो हम यूज कर सकते हैं फिर हमारे किचन में या फिर हमारे लाइट के पर्पज से। तो इस प्रकार से हमने ये चैप्टर कंप्लीट किया। अब जो बच्चे नए हैं हमारे चैनल पर, वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, ठीक है, नोटिफिकेशन ऑन करें ताकि नई वीडियो का पता चलता रहे, और जो वीडियो है उस पर लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू।